करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। फिर पूरी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के लिए समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। फूले, साहू, पेरियार, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और अनेक महापुरुषों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर आज जो चल रही है, जिसके बहुत सारे सिपाही आज मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको इस संघर्ष के लिए धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद अपनी बहनों को, माओं को देता हूं, जो पिछले 18 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूरी जमात से कहूंगा कि अपनी बहनों, माओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। मेरे सामने ये डायरी रखी गई है जिसमें बहुत सारी मांगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन मांगों को पढ़ दूं, लेकिन उससे पहले परवनी के विषय में मुझे बताया गया था और मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाने का काम किया। मीडिया के जरिए भी मैंने इस विषय को उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि तब तक मैंने ये सुना था कि परभनी में ये हुआ है, तो मैं इस बात की गंभीरता को उतना नहीं समझ पाया था। अब मैंने इसको यहाँ आके देखा अपनी आंखों से। मैंने यहाँ के दर्द को महसूस किया, मैंने यहाँ के लोगों के आंसू देखे, मैंने अपने भाइयों पे चली हुई लाठियों को देखा है, उनके बदन पे, उनकी पीठ पे पड़ी पड़ी एक एक लाठी के निशान को देखा है, मैंने अपनी बहनों के बदन पे पड़े एक एक जूते के निशान को देखा है। और आज मैं कह सकता हूं कि ये जो जुल्म यहाँ हुआ है, ये जुल्म हम लोग किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको बहुत जोर से कह रहा हूं। हम इस देश में भारतीय संविधान के आधार पर जो स्वाभिमान, सम्मान का जीवन और जो बराबरी का जीवन संविधान ने हमें दिया है, हम उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एजुकेशन को अपना हथियार मानते हैं कि हमें पढ़ लिख के मुख्य धारा में जाना है, हमें देश की सेवा करनी है, इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, अन्य डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना, और हमें संविधान के आधार पे, संविधान के मूल्यों के आधार पे देश को आगे बढ़ाना है और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां संविधान की प्रतिकृति को नष्ट करने की कोशिश की गई। यह ऐसा नहीं था जो बताया जा रहा है कि कोई मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आके कर देता है, ऐसा नहीं था। आप दिल्ली में बैठ के सुनोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ आके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो यहाँ, वहां से यहाँ ऐसे नहीं आया। एक आंदोलन में, एक मोर्चे में उसको लाया गया था। ये सोची समझी साजिश है और इस साजिश के पीछे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव पे सवाल खड़ा हो रहा था, महाराष्ट्र में ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा था, महाराष्ट्र के चुनाव पे जो फैसला आया उस पर सवाल खड़ा हो रहा था। और मैं मानता हूं जब जब भी सवाल खड़ा होता है, उस सवाल से ध्यान बटाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता। मुझे हमारे साथी द्वारा बताया गया कि यहां पहले भी 19वीं सदी में भी एक घटना हुई और फिर 2000 के आसपास भी मुस्लिम भाइयों के साथ एक घटना हुई। मैंने तो अपनी आंखों से सुना और देखा, और ऐसा नहीं कि भूत प्रेत से सुना, जिंदा लोगों से सुना कि निर्दोष लोगों को पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, थानों में बंद कर दिया, और जितना पीट सकते थे, लाठियों से, जूतों से, थप्पड़ से, मुक्कों से, उतना पीटा। जो नहीं भी था उसको भी ले जाके बंद कर दिया। वो हाथ जोड़ते रहे, ये कहते रहे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। और आज अपराध के लिए आपके पास चाकू, छुरी, पिस्तौल, गन, बम होने की जरूरत नहीं है। यहां जो अपराधियों के लिए, जिनको पुलिस ने अपराधी माना, उनके लिए उन्होंने टैटू, जिनके कंधों पे बाबा साहब अम्बेडकर का टैटू बना था, जिनके हाथ पे महामानव तथागत बुद्ध की तस्वीर बनी थी, जिनके हाथ पे महामानव लिखा हुआ था, जिनके हाथ पे जय भीम लिखा हुआ था,
जिनके गले में नीला पटका था, उनको इस आधार पर अपराधी मानकर थाने में ले जाकर पीटा। ये भारत है, यहां बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ में स्टैचू बनाने वाला संविधान से प्यार करने वाला होता, आतंकवादी नहीं होता। लेकिन यहां उन बच्चों को ये टैटू के बनाने के लिए आतंकवादी कहा गया, उनको पीटा गया, उनसे ये पूछा गया कि भूख लगे, जिसने हाथ उठा दिया उसको जहां सीसीटीवी नहीं उस कमरे में जाकर पीटा गया और फिर पूछा गया कि पेट भरा नहीं भरा। यहां जुल्म नहीं हुआ, यहां जुल्म से बढ़कर हमें तोड़ने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमारी हिम्मत को कमजोर करने के लिए सारे षड्यंत्र किए गए। और ये करने वाले, जैसा मैंने कहा कि पहले अपराधियों पे पिस्टल मिलती थी, बंदूक मिलती थी, अवैध हथियार मिलते थे, चाकू मिलते थे, और आज जिनको अपराधी बनाया जा रहा है उनके गले में नीला पटका होने की बात। सोच को समझिए, ये सोच कितनी खतरनाक है। अगर नीला पटका पहनने वाला, बाबा साहब का स्टैचू बनाने वाला, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता, प्रेम का रास्ता, बुद्ध के रूप में दिखाने वाले का अगर स्टैचू बनाना अपराध है, तो यहाँ बैठे ये लाखों लोग अपराधी हैं, क्योंकि इनके दिल में बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर है, इनकी जबान पे बुद्ध है और इनके खून में संविधान है। सम्मानित मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, हम संविधान में बाबा साहब को देखते हैं और हम ये मानते हैं कि जब तक संविधान है इस देश के हर धर्म जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सम्मान का जीवन मिलेगा। लेकिन परभनी में नहीं हो रहा है, परभनी में हमारी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है, परभनी में हमें चैलेंज किया जा रहा है। और मैं परभनी की धरती से महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज परभनी पूरे देश की तरफ देख रहा है कि हमारी आवाज उठाने वाला कौन है, हमारे दुख में खड़े होने वाला कौन है, हमारे आंसू पूछने वाला कौन है, हमारी आवाज को मजबूत करने वाला कौन है। मुझे शर्म आती है यहाँ के विपक्ष नेताओं पे। अभी असेंबली का सेशन चला, उन्होंने चुनाव के समय बाबा साहब की बात करके वोट तो मांगने का काम किया, लेकिन इतने जुल्म पे असेंबली में सरकार का गिरबान पकड़ के सवाल पूछने का काम नहीं किया। अगर एक भी नीले पटके वाला, अगर एक भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला सच्चा सिपाही वहां होता तो मुख्यमंत्री से आंख मिला के पूछता कि हमारे लोगों पे जुल्म हुआ और आप यहां चैन से कैसे सो सकते हो, आपको परभनी जाके हमारे लोगों के हाल को जानना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के हितैषी होने का देश में दावा कर रहे हैं, असल कार वो बाबा साहब के द्वारा दी गई वोट के हितैषी हैं। वो इस वोट को हमसे चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब की बात करते हैं। मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पुलिस इस हिंसा में शामिल है। जहां देश भर में हम लोग पुलिस के साथ जो अन्याय हुआ है, ड्यूटी के आधार पे, वेतन विसंगति के आधार पे, उनके लिए पार्लियामेंट से लेकर कमेटियों में लड़ने का काम कर रहे हैं, यहां वही पुलिस हमारे लोगों की खाल उधेड़ने का काम कर रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर पुलिस के अलावा ये लड़ाई किसी और से होती तो अम्बेडकरवादी जवाब देता और बताता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और मुकाबला आमने सामने कैसे होता। सम्राट अशोक का चिन्ह है, हम पुलिस को रक्षक मानते हैं, लेकिन आज तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मैं सारे पुलिस वालों को गलत नहीं कहता, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए हमारे लोगों की खाल खींचने का काम किया, हमारे लोगों के खून बहाने का काम किया, मैं विश्वास दिला के आपको कहता हूं कि पार्लियामेंट में बाबा साहब का की तस्वीर उठाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने वाला चंद्रशेखर आजाद है। आप मेरी बात को याद रखना। झूठी लड़ाई लड़ने वाले तो बहुत है। इस बार सेशन चलेगा फरवरी से, एड़ी चोटी का जोर लगा के हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि परभनी में जो हमारे लोगों पे जुल्म हुआ
उस जुल्म को करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पे सरकार ने क्या कार्रवाई करने का काम किया। और आप चिंता मत करो, जब असेंबली का सेशन आएगा, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं जीवित रहा तो उस असेंबली के बाहर बैठ के धरना देने का काम करूंगा कि अंदर बैठे लोगों का जमीन जागने का काम हो। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। ये मेरी बहन बेटी है, मेरे पास जवाब नहीं है। जिस तरह उसको पीटा गया, सार्वजनिक तौर पर लाठियां मारी गई, उसके बदन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जूतों से कुचला ना गया। और कहने में दुख होता है, ये क्राइम है कि किसी महिला को जेंट्स पुरुष पुलिसकर्मी मारपीट करे। क्या बहादुरी दिखाते हो साहब, क्या बहादुरी दिखाते हो यार। मैंने एक पुलिस के साहब से पूछा मेरे साथ थे कि सोचो ये आपकी बहन होती तो क्या बीतती आपके मन पे। आप तो अपना रिवॉल्वर निकाल लेते कि मेरी बहन को क्यों पीट दिया। क्या सिर्फ अपनी बहन बहन होती है, दूसरे की बहन बहन नहीं होती है क्या। क्या बहादुरी दिखाते हो साहब। चिंता मत करो, तुम तुमसे भी हिसाब करेंगे, मेरी बात को याद रखना। आपको याद है ना भीमा कोरेगांव, याद हो नहीं याद हो। तब राजतंत्र था, तब आत्म सम्मान की लड़ाई राजतंत्र के हिसाब से लड़ी गई। अब लोकशाही और संविधान है, अब आत्म सम्मान की लड़ाई कलम के आधार पर लड़ी जाएगी, मेरी बात को याद रखना। हमने एसपी से बात की और उनसे कहा कि मुकदमे गुनाह दाखिल करो, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करो, जांच करो। और जिसने गलत काम किया, क्राइम किया, यह भी क्राइम है कि आपने जिसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सूचना नहीं दी। यह भी क्राइम है कि आपने पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पीट पीट कर मार दिया। यह भी क्राइम है कि आपने जाति पूछ के, धर्म पूछ के कार्रवाई की। और यह भी क्राइम है कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन याद रखना कि कोई कानून से बड़ा नहीं है। जिस दिन कानून का डंडा चलेगा, अच्छे अच्छे की गर्मी निकल जाएगी, मेरी बात को आप यहाँ परवनी में खड़े होकर कह रहा हूं, याद रखना। मैं चंद्रशेखर आजाद परवनी के ऐतिहासिक धरती पे आपसे वादा करके कहता हूं कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन इन आरोपी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। इनके मसीहाओं को कहना कि बचा ले, इनके जो पावर में बैठे लोग हैं उनसे कहना बचा ले, हम देखेंगे कि संविधान बड़ा है या इनके वो निकम्मे नेता बड़ा है, हम देखने का काम करेंगे। अभी इन्होंने हमारी शक्ति नहीं देखी है। हमने 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी किए, हमने दिल्ली में बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम भी किया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में हमारे लोगों पे हिंसा होती है तो ये चिंतन का सवाल का प्रश्न है। हमें चिंतन करना चाहिए कि हम 18 दिन से यहाँ क्यों बैठे, क्या हम खाली हैं। चुनाव में तो हमारी वोट के लेने के लिए सारी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, तमाम पार्टी आ जाती है। और चुनाव के बाद 19 दिन तक हमारे आंसू इन पार्टियों को दिखाई नहीं दिया गया। हमें समझना पड़ेगा कि नीला झंडा उठाकर तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन नीले झंडे के विचार को लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही चल सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने शक्ति बनाई होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि वो हमारी बहन को पीटने का काम कर देते। मेरा मन रो रहा है, मैं नहीं बता सकता कि उसके जख्म देख के मेरे दिल पे क्या बीत रही। मैं नहीं बता सकता जब हमारी जच्चा बहनों को पीटा गया बाथरूम में घुस घुस के, मेरे मन पे क्या बीत रही है, मैं नहीं बता सकता। और ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हमारी शक्ति से वाकिफ ना हो, वो हमारी शक्ति से वाकिफ है। हमने कोशिश की है कि ये हमारी बात को मान जाए, लेकिन क्योंकि यहां का मंच बड़ा है, यहां जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग बड़े, हम लोग तो सिपाही है, छोटे से आपके वर्कर है। उन्होंने तय कर लिया है कि अगर 16 तारीख तक गुनाह दाखिल नहीं हुए तो 17 तारीख को यहां से और
मंत्रालय तक, मुंबई तक पैदल मार्च होगा, ये उन्होंने तय कर लिया। अब जब उन्होंने तय कर लिया है तो हम तो उनके पीछे खड़े हैं, हम तो उनके वर्कर। मैं यहां बैठूं या आपके बीच में बैठूं या वहां खड़ा हूं या किसी कोने में दूर खड़े होकर सुन रहा हूं, सबके मन में दर्द है कि ये जुल्म हम पे नहीं होना चाहिए था। ये भी एक कड़वा सच है, जान लो कि हमारे लोग संविधान के आधार पे काम करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते। इक्का दुक्के बच्चे को छोड़ के आप ये भी जानते हैं वो लोग कौन है, इन्हीं राजनीतिक दलों, इन्हीं सरकार के लोगों और इन्हीं पुलिस के कर्मचारियों के सहयोगी हैं जिन्होंने मुंह लपेट लपेट के, मुंह छिपा छिपा के यहां हिंसा करने का काम किया और जिसका खामियाजा मेरा भोला वाला समाज भुगत रहा। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए कई मांगे लिखी गई हैं कि जो संविधान शिल्प की तोड़फोड़ करने वाले हैं उनका पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो ये पता लगे कि सच में पागल है या पागल बनाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ साथ ज्येष्ठ नेता विजय साहब के बारे में मैं क्या कहूं, आप मुझसे बेहतर जानते। 40 साल से उन्होंने यहां सेवा की। उनको ऐसा सदमा लगा कि वो हमारे बीच से चले गए। उनका नाम FIR में सबसे ऊपर रखा। वो आज हमारे बीच में नहीं। ये उनके परिवार की नहीं है, इस अंबेडकर आदि समाज की मांग है कि उनके परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ साथ जितने भी घायल हमारे भाई हैं, मैंने इनसे पूछा जेल जाके डर तो नहीं गए हो? जरा खड़े होकर बता दो एक बार जरा। टूटे हुए हाथों से, टूटे हुए पैरों से बताओ, डर तो नहीं गए हो? आगे जेल जाना पड़ा, घबराओगे तो नहीं? क्या संविधान के सम्मान में आगे लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारी हिम्मत कमजोर तो नहीं पड़ी? क्या बाबा साहब के सच्चे सिपाही मजबूत हो गए नहीं हो गए? बैठ जाओ। हमें क्या दिया? इन्होंने सोचा तो ये था कि ये डर के घर में छिप जाएंगे। इनको ये नहीं पता था कि इनके द्वारा जितनी लाठियां हमारी पीठों पे पड़ेगी, हम उतने ताकतवर होके इस जुल्म के खिलाफ इनकलाब करेंगे, इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तो बहुत सारी मांगे हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान जिन जिन आंदोलन और परिवार को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया, उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में गुना दाखिल हो। RSS और उनके उप संगठनों अभिनव भारत, शिव प्रतिष्ठान, सनातन प्रभात, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन पर कायम स्वरूपी बैन किया जाए। अब इस देश में सरदार पटेल नहीं है कि इन पे बैन किया जाए, हमें सरदार पटेल बनाना पड़ेगा। बैन अपने आप लग जाएगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिन जिन अंबेडकरवादी आंदोलनकर्ता को जख्मी किया गया है, जिनके साथ मारपीट की गई है, उनका पुनर्वसन किया जाए। इस आंदोलन में छात्र आंदोलन पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएं। मेरी सुनो, ये मांगे तो इसलिए करनी पड़ रही है कि हम पे यहां ताकत नहीं। ये संदेश के तौर पे भी कह रहा हूं, बाबा साहब के को मानते हो नहीं मानते हो? जरा हाथ उठा के बता दो जो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया? इन्होंने सोचा तो ये था कि ये डर के घर में छिप जाएंगे। इनको ये नहीं पता था कि इनके द्वारा जितनी लाठियां हमारी पीठों पे पड़ेगी, हम उतने ताकतवर होके
इस जुल्म के खिलाफ इनकलाब करेंगे, इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तो बहुत सारी मांगे हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान जिन जिन आंदोलन और परिवार को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया, उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में गुना दाखिल हो। आरएसएस और उनके उप संगठनों अभिनव भारत, शिव प्रतिष्ठान, सनातन प्रभात, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन पर कायम स्वरूपी बैन किया जाए। अब इस देश में सरदार पटेल नहीं है कि इन पे बैन किया जाए, हमें सरदार पटेल बनाना पड़ेगा, बैन अपने आप लग जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। जिन जिन अंबेडकरवादी आंदोलनकर्ता को जख्मी किया गया है, जिनके साथ मारपीट की गई है, उनका पुनर्वसन किया जाए। इस आंदोलन में छात्रों आंदोलन पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएं। मेरी सुनो, ये मांगे तो इसलिए करनी पड़ रही है कि हम पे यहां ताकत नहीं। ये संदेश के तौर पे भी कह रहा हूं, बाबा साहब के को मानते हो नहीं मानते हो? जरा हाथ उठा के बता दो जो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मामला, चाहे चैत्य भूमि का मामला हो, चाहे दादर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो, चाहे परभनी का मामला हो, बीड़ का मामला हो, सारे मामलों पर मैंने आवाज उठाने का काम किया। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे रगों में वही खून दौड़ता है जो आपके रगों में दौड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जिन लोगों पे संविधान का ABCD की जानकारी जिन लोगों को नहीं है, वो राजकाज में बैठे हैं, और जो संविधान को मानने वाले हैं वो 18 दिन से सड़क पे बैठे हैं। चिंतन करो कहां गलती हो रही। फिर बाबा साहब ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सुना है नहीं सुना है? जोर से बताओ, सुना है नहीं सुना है? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सुना है? उससे आगे वाली लाइन भी सुनिए नहीं सुनिए? इट इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सफलताओं के सारे लोग, सारे ताले खोल सकते हो। आज आप मुझे ताकत अगर मेरे पास होती तो आपको 19 दिन यहां आंदोलन नहीं करना पड़ता। मेरे लोगों, आपको काम छोड़ के नहीं बैठना पड़ता। अगर एक MLA भी होता हमारा तो मुख्यमंत्री से आंख मिला के पूछता कि इस जुल्म को करने वाले खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, उनको अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, आगे के लिए तैयार हो जाओ, चाहे मेरे रूप में हो या हमारे नीले झंडे वाले दूसरे यहाँ नेता उनके रूप में अपनी ताकत बना लो। मेरे लोगों को यहाँ जिंदा रहना है। मेरी बात को इशारों में समझ जाओ। आप पे ताकत नहीं बनेगी तो आपकी आवाज नहीं होगी। जिन कहते हैं ना, जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, और जिन पे बल नहीं होता, नेता नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता। अगर आज आपके पास ताकत होती तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि हमारी बहनों की तरफ कोई डंडा उठा देता। अगर कि बहनों के सम्मान में कुछ उठता तो सैल्यूट करने के लिए उनका हाथ उठता जिन्होंने आज डंडा उठाया है। लेकिन वो दिन भी आएगा, मेरी बात को याद रखना। और मैं कहता हूं, आंसू मत बहाना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों, आंसू मत बहाना, क्योंकि आंसू बहा के आपके जख्म
कुछ दिनों में सूख जाएंगे और आंसू बहा के पीड़ा निकल जाएगी। इस पीड़ा को संभाल के रखना, ये पीड़ा आपको शक्ति देगी। मैं पुलिस को भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं, मुकदमों से नहीं डरते भाई, हम जेल से नहीं डरते। एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, 16 महीने जेल काटी हमने, 16 महीने, और उफ तक नहीं कहा, उफ तक। 2 बार दिल्ली की तिहाड़ काटी है, एक बार में 250 लाठियां खाई है, और लाठी और जेल क्या बेचती है, हमने गोलियां खाई है मेरे भाई। जब वर्दी वाले को देखते हैं तो भरोसा होता है कि ये है तो हम सुरक्षित हैं। आज तो वर्दी वालों को देख के डर लग रहा है हमारे लोगों को। क्या होना चाहिए था और आपने क्या बना दिया मेरे भाइयों। महसूस करके देखो, कल ये भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, कल ये भी IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, और इसी गुस्से को लेकर आगे बढ़ गए और कहीं आपको याद रख लिया। फिर क्या होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, पुलिस सरकार की होती है, आप अपने मन में इनके प्रति गुस्सा मत रखना। आप बस अपनी कार्रवाई की मांग पर डटे रहना कि जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, डटे रहना। और अंत में अशोक गवर्नमेंट यहां है क्या साहब? होते तो 2-4 मिनट बात हो जाती। याद रखो, इतिहास याद रखेगा। और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। आज तो हर आदमी पार्लियामेंट से लेके दिल्ली से लेके यहां तक जय भीम बाबा साहब बोल रहा है। याद रखो, बाबा साहब के बच्चों का समय आने वाला है, खबरदार रहो। अपराध करने वाला नेता हो या पुलिसकर्मी या किसी उद्योगपति अडानी अंबानी का बेटा, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है। जिन्होंने कल हम पे डंडे चलाए, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, आप याद रखना, इसको ऊपर भेजना। यही लोग आने वाले समय में आपके सम्मान में खड़े होकर सैल्यूट किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। समय बदलेगा, समय का चक्र बड़ा बलवान है। जब मैं आज इससे मिला, ये हमारी ताई, तो उसने ये गुड़िया उसकी चुन्नी को फाड़ के ये मेरे हाथ में बांध दी और रोते मुझसे क्या कहा मुझसे कि सारी बहनों की रक्षा करना। रक्षा करने के लिए मैं इन धारों का मोहताज नहीं हूं। भारतीय संविधान और मेरे नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने मुझे सिखाया है कि महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनकी तरक्की सबसे पहले है। मैं अपनी बहन को वादा करके कहता हूं, सब कुछ भूल सकता हूं, अपने ऊपर पड़ी लाठियों को भूल सकता हूं, लेकिन अपनी बहन के ऊपर पड़ी लाठियों को नहीं भूल सकता। मेरी बात को याद रखना। किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, मगर ये कहना चाहते हैं कि अपराध करने वाला, क्राइम करने वाला कोई भी हो, बचेगा नहीं। दिन गिनो और खैर मनाओ। चिट्ठी पत्र लिखो, SMS करो अपने रहनुमाओं को कि बचाओ बचाओ।
अब मुकाबला इस बार नीले झंडे वालों से हुआ है और झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, घर तक ले जाकर छोड़ेंगे, मेरी बात को याद रखना। सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। 17 तारीख को शुरू कर लो और जैसे ही मेरी कमेटी मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 17वीं समाज के 250 लोग जेल में हैं छत्तीसगढ़ में, घर नहीं जाऊंगा, सीधा आपके बीच में आऊंगा, पैदल मार्च में रहूंगा। और अगर जान भी चली जाएगी तो मेरी लाश वापस लौटेगी, वैसे नहीं जाऊंगा अपने लोगों को न्याय दिलाने बगैर, याद रखना मेरी बात को।